हेलो दोस्तों, नमस्कार। किराड़ू क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, आज हम लोग जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम था, उस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज इसके अंदर दो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सौर मंडल के बारे में पढ़ा, और सौर मंडल के बाद में फिर दूसरे नंबर का टॉपिक था अपना अक्षांश और देशांतर। और मित्रों, आज हमारे ये जो भूगोल विषय, इसका तीसरा टॉपिक है, और इसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो मित्रों, ये बहुत ही रोचक और मज़ेदार टॉपिक है। इसके अंदर हमारी जो पृथ्वी का जो पूरा सिस्टम है वो समझने का हमें इसके अंदर मौका मिलता है। तो मित्रों, हम लोग आज प्रारंभ करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो देखो मित्रों, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3, इसका नाम है मित्रों पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। क्या नाम है मित्रों टॉपिक का? पृथ्वी की गतियाँ। तो मित्रों, आज हम लोग ये जो टॉपिक है हमारे पृथ्वी की गतियाँ, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे मित्रों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारी पृथ्वी है, ये इसके अंदर इसकी दिशा होती है। इसकी जो गतियाँ हैं, इनकी दिशा होती है मित्रों पश्चिम से पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर, अर्थात हमारी पृथ्वी जे- ये जैसे ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूरब दिशा है। तो इस पश्चिम से पूरब की तरफ यानी इस प्रकार से गति करती है। तो देखो मित्रों, हम लोग देखते हैं कि ये जो पश्चिम से पूरब की तरफ है, ये हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियां करती है। कितने प्रकार की गतियां करती है मित्रों? दो प्रकार की। और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं मित्रों? एक तो है आपका घूर्णन गति। एक कौन सा है मित्रों? घूर्णन गति। घूर्णन या इसको अपन परिभ्रमण, घूर्णन या परिभ्रमण भी कह सकते हैं मित्रों। तो इस घूर्णन का ही दूसरा नाम क्या है मित्रों? परिभ्रमण या घूर्णन गति। इसके बाद में मित्रों जो दूसरी गति है, इसका नाम है मित्रों परिक्रमण गति। अब मित्रों, मैं आप लोगों को यहाँ पर इनके बारे में बताना चाहूँगा कि घूर्णन या परिभ्रमण गति है, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना, ये कहलाता है आपका घूर्णन या परिभ्रमण गति। और मित्रों, ये इसका जो समय है वो लगभग 24 घंटे है। कितना है मित्रों? इसका जो समय है वो कितना होता है मित्रों? 24 घंटे का। अर्थात इसको पृथ्वी की दैनिक गति भी कह सकते हैं हम लोग मित्रों। क्या कह सकते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति। इसके बाद में मित्रों ये जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण परिक्रमण गति का मतलब है मित्रों पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वर्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। अर्थात मित्रों, जिस प्रकार से हम लोग मंदिर में जाते हैं ढोकने के लिए, तो भगवान का जो मंदिर होता है उसके चारों ओर हम लोग परिक्रमा करते हैं। तो उसी प्रकार से जो सूर्य है, उस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चारों ओर परिक्रमा करती है, उस चारों ओर परिक्रमा करने वाली गति को परिक्रमण गति के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये लगभग जो परिक्रमण गति है, इसके अंदर लगभग 365 सही 1/4 दिन, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे के अंदर पृथ्वी की ये परिक्रमण गति पूर्ण होती है। और इस कारण से ये जो परिक्रमण गति है, इसको हम लोग वार्षिक गति भी कह सकते हैं। अर्थात इसका दूसरा नाम क्या है मित्रों? परिक्रमण गति का दूसरा नाम क्या है मित्रों?
वार्षिक गति। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारी घूर्णन या परिभ्रमण गति है इसको दैनिक गति, और जो परिक्रमण गति है इसको वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। अब मित्रों ये तो इनका साधारण परिचय हो गया। अब हम लोग ये जो घूर्णन या परिभ्रमण गति है इन दोनों को थोड़ा अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, और इनके ये जो गतियां होती है इनका क्या प्रभाव होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, इनसे किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं मित्रों हम लोग घूर्णन, घूर्णन अथवा परिभ्रमण गति, घूर्णन अथवा परिभ्रमण गति। तो मित्रों इसके अंदर देखिए होता क्या है कि अगर ये घूर्णन या जो परिभ्रमण गति है इसमें समय कितना लगता है मित्रों, इसका अगर हम लोग समय देखें तो लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसमें कितने घंटे लगते हैं मित्रों, 24 घंटे। कितने घंटे लगते हैं मित्रों, 24 घंटे। और मित्रों इसमें इस कारण से इसको इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों इसके बारे में अर्थात ये जो घूर्णन या जो परिभ्रमण गति है इसके बारे में सर्वप्रथम अपने एक महान खगोल शास्त्री भी हैं जिनका नाम है मित्रों आर्यभट्ट। तो सर्वप्रथम हमारे को आर्यभट्ट नामक खगोल शास्त्री ने ये बताया कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है। पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है, और पृथ्वी के ऊपर ऋतुओं का निर्माण होता है। ये सबसे पहले हमें किसने बताया मित्रों, आर्यभट्ट ने। किसने बताया मित्रों, आर्यभट्ट ने। तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने घूर्णन गति के बारे में, घूर्णन गति के बारे में बताया। घूर्णन गति के बारे में बताया। इसके बाद में मित्रों इसका प्रभाव, इसके बाद में क्या है मित्रों, ये जो घूर्णन गति है इस घूर्णन गति का प्रभाव हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या होता है। तो मित्रों देखो सबसे पहले इसका पहला प्रभाव है आपके दिन रात का निर्माण। पहला प्रभाव क्या है मित्रों, दिन और रात का निर्माण। अर्थात इस घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात का निर्माण होता है। इसके बाद में मित्रों जो दूसरा प्रभाव है इसका, वो दूसरा प्रभाव है मौसम परिवर्तन। अर्थात दूसरा प्रभाव क्या है मित्रों, मौसम परिवर्तन। अर्थात ये जो घूर्णन गति है इसके परिणाम स्वरूप दिन रात का निर्माण होता है और मौसम के अंदर परिवर्तन होता है इसके कारण। अब देखो मित्रों इस चीज को मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो देखो जैसे मान लो ये कौन सी दिशा है मित्रों, पूरब दिशा है। ये कौन सी दिशा है, पूरब दिशा। और इस पूरब दिशा के अंदर अपना सूर्य उदय होता है। क्या होता है मित्रों, सूर्य उदय होता है। तो देखो मित्रों ये हमारा क्या है, सूर्य है। ये हमारा सूर्य है और इस सूर्य से ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। क्या है मित्रों, ये आने वाले प्रकाश की किरणें हैं। इसके बाद में मित्रों देखो जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है मित्रों, पृथ्वी है। और जैसा कि मैं आपको यही बता देना चाहूँ कि ये जो हमारी पृथ्वी है जैसे मान लो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसके यहाँ से लगभग ये 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव है। यहाँ पर कितना झुकाव है मित्रों, 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव है। और ये जो शेष रह गया, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर 66.5 डिग्री का कक्षीय झुकाव है।
और मित्रों ये जो अक्षीय और कक्षीय झुकाव है, इन अक्षीय और कक्षीय झुकावों के कारण ही, इन अक्षीय और कक्षीय झुकावों के कारण ही ये जो हमारी पृथ्वी है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इस हमारी पृथ्वी के ऊपर हम अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है मित्रों? 181। कितनी है मित्रों? 181। तो इन 181 अक्षांशों में से जो महत्वपूर्ण अक्षांश थे, जैसे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और इस 0 डिग्री अक्षांश का एक दूसरा नाम था मित्रों विषुवर्त रेखा। कौन सी रेखा? विषुवर्त रेखा। और इसी का दूसरा नाम था मित्रों भूमध्य रेखा। क्या नाम था मित्रों इसका? दूसरा नाम भूमध्य रेखा। इसके बाद में देखो मित्रों, अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, अर्थात यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। इसके बाद में इससे नीचे की तरफ आएंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर। और मित्रों ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। आगे देखो मित्रों, उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो जैसे मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, तो इस हमारी पृथ्वी के ऊपर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है मित्रों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का एक दूसरा नाम है मित्रों कर्क रेखा। क्या नाम है मित्रों इसका? नाम कर्क रेखा। और फिर 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त है। कौन सा वर्त है मित्रों? आर्कटिक वर्त। क्योंकि मित्रों जो हमारी पृथ्वी है, इसके जो ऊपर वाला भाग है अर्थात उत्तरी गोलार्ध है, वहां पर आर्कटिक महासागर स्थित है। कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर। तो इस कारण से इसको अपन किस नाम से जानते हैं मित्रों? आर्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मित्रों फिर यहाँ पर ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ गया और इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त है, वो इन्हीं ये जो 23.5 डिग्री का झुकाव और ये जो 66.5 डिग्री का कक्षीय झुकाव है, इन्हीं झुकावों के कारण से इन प्रधान रेखाओं का निर्माण हुआ है। और यही सेम वाला, एक मिनट मित्रों, यही सेम वाली जो चीज है वो दक्षिणी गोलार्ध में पढ़ेंगे हम लोग। इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर 66.5 डिग्री, यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या इसको अंटार्कटिक वर्त के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मित्रों आप लोगों को पता होगा जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव के ऊपर आर्कटिक महासागर है, उसी प्रकार से जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है और उसके अंदर बर्फ ही बर्फ है। तो इस कारण से मित्रों ये कहने का मतलब 23.5 डिग्री वाली रेखाएं दोनों गोलार्धों में और 66.5 डिग्री वाली जो ये आर्कटिक और अंटार्कटिक वर्त है, इनका निर्माण इन अक्षीय और कक्षीय झुकाव के कारण हुआ है। इसके बाद में मित्रों मैं आप लोगों को इसका प्रभाव बता रहा था कि ये जो परिभ्रमण या घूर्णन गति है, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति है, इसके कारण से सबसे पहला प्रभाव है मित्रों कि जैसे मान लो जो भाग हमारा सूर्य के सामने है, जैसे मान लो मित्रों ये वाला भाग सूर्य के सामने है, इधर वाला भाग, तो यहां पर क्या होगा मित्रों? दिन होगा। यहां पर क्या होगा मित्रों? दिन होगा। यहां पर क्या होगा? दिन। और ये वाला भाग जो हमारे सूर्य के सामने नहीं है और पृथ्वी के पीछे वाला भाग है, जैसे मान लो मित्रों ये इधर वाला भाग है, ये जो वाला जो भाग है,
यहाँ पर क्या होगा मित्रों, रात का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा मित्रों, रात का। अर्थात जो भाग सूर्य का सामने होगा वहां पर दिन होगा, और जो भाग हमारे पृथ्वी के पीछे की तरफ का होगा वहां पर रात का निर्माण होगा। इसके बाद में मित्रों आगे देखते हैं हम लोग का, अगर मान लो जैसे, अगर मान लो अब मैं आपसे जैसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि मान लो अगर घूर्णन गति नहीं हो, घूर्णन या हमारी पृथ्वी के ऊपर या हमारी पृथ्वी के अंदर अगर मान लो घूर्णन या परिभ्रमण गति नहीं हो, नहीं हो, तो परिणाम, परिणाम क्या होगा। तो मित्रों जैसे इसमें देखो, अगर मान लो हमारी पृथ्वी का, जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जैसे मान लो इधर सूर्य है, इधर क्या है मित्रों, सूर्य है। अब ये सूर्य की जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही है। अब अगर मान लो हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी, अपनी जगह पर नहीं घूमेगी, तो इस वाले भाग में लगातार क्या होगा मित्रों, दिन होगा। इस वाले भाग में लगातार दिन होगा, और दिन होगा तो यहाँ का तापमान भी क्या होगा मित्रों, ज्यादा हो जाएगा। तापमान भी क्या हो जाएगा मित्रों, मैं तीर का निशान ऊपर की तरफ कर रहा हूं, इसका मतलब तापमान ज्यादा होगा। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही कष्टदायक हो जाएगी। और मित्रों ये जो इधर वाला भाग है, ये जो इधर वाला भाग है, यहाँ पर अगर मान लो ये निश्चित यहीं पर रहेगा हमेशा के लिए, तो यहाँ पर रात होगी, और रात के अंदर मित्रों यहाँ पर ठंड बढ़ेगी, यहाँ पर क्या बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, और ठंड बढ़ने की वजह से यहाँ पर भी तापमान बहुत कम हो जाएगा। तो ये दोनों ही स्थितियां हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही कष्टदायक है। तो कहने का मतलब एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी घूर्णन या जो परिभ्रमण गति है, इसके होने के कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर तापमान करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद में मित्रों आगे देखते हैं हम लोग, दूसरी जो हमारी गति है वो, इसको ही मैं आपको एक चित्र के माध्यम से वापस समझाना चाहूंगा। तो देखो मित्रों जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब इस हमारी पृथ्वी के ऊपर वही चीज है जो मैंने आपको चित्र बना करके समझाया था कि जैसे मान लो ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है मित्रों, सूर्य है। तो ये जो सूर्य के सामने वाला भाग है, यहाँ पर देखो मित्रों दिन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है मित्रों, दिन हो रहा है, डे लिखा हुआ है। और मित्रों ये जो पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी का जो पीछे वाला भाग है, यहाँ पर क्या हो रही है मित्रों, रात हो रही है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर दिन और रात का निर्माण होता है, और इसका दूसरा प्रभाव एक मौसम के अंदर परिवर्तन होता है। और मौसम की परिभाषा मित्रों मैंने आप लोगों को पहले भी बताई होगी, नहीं बताई तो बता देना चाहूंगा कि जैसे मौसम है ना, ये मौसम क्या है मित्रों, वायुमंडल की, वायुमंडल की अल्पकालीन, अल्पकालीन दशाओं का योग, अल्पकालीन दशाओं का, दशाओं का योग मौसम कहलाता है। अर्थात ये घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण हमारे मौसम के अंदर भी परिवर्तन होता है। इसके बाद में मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग जो हमारी पृथ्वी की दूसरी गति है, हमारी पृथ्वी की जो दूसरी गति है, जिसको कि हम लोग परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों, परिक्रमण गति। किस नाम से जानते हैं मित्रों इसको, परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। और इसको होने में मित्रों लगभग, इसका अगर हम लोग समय पढ़े, क्या पढ़े, इसका समय पढ़े हम लोग, तो देखो मित्रों इसका समय लगभग, इसका
समय। तो मित्रों इसको, ये परिक्रमण गति है। इसको अगर अपन इसकी परिभाषा बताएं तो परिभाषा क्या बताएंगे हम इसकी, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा कक्ष में दीर्घ वर्ताकार पथ के ऊपर सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं मित्रों, परिक्रमण गति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए तो क्या लिखेंगे मित्रों हम लोग, इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। जिस प्रकार से मैंने आपको परिभ्रमण की बताई थी उसी प्रकार से मित्रों इसकी परिभाषा होगी। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे मित्रों, इसकी परिभाषा, तो परिभाषा में देखो मित्रों, पृथ्वी का एक निश्चित, पृथ्वी का एक निश्चित कक्ष में दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है मित्रों, परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, परिक्रमण। इसके बाद में मित्रों, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी परिक्रमण गति है इसको होने के अंदर इसमें समय कितना लगता है। तो मित्रों इसमें लगभग 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन मित्रों हम लोग सुविधा की दृष्टि से इस 6 घंटे को गिनते नहीं है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम लोग देखें ना, और ये 365 दिन में होने के कारण इसको मित्रों हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से देखें मित्रों तो इसको होने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और मित्रों इसका सही जोड़ गणित हम लोगों को तब दिखाई देता है जब हर जो चौथा वर्ष होता है वो लीप वर्ष होता है, और उस लीप वर्ष के अंदर दिनों की संख्या 366 होती है, और उसके अंदर जो हमारा फरवरी माह होता है उस फरवरी माह के अंदर 28 की जगह 29 दिन होते हैं। तो ये कहने का मतलब इसके अंदर समय कितना लगता है मित्रों, 365 दिन और 6 घंटे। इस कारण से इसको वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखो मित्रों, अब हम लोग देखेंगे आगे कि ये जो हमारी परिक्रमण गति है इसका प्रभाव क्या है, अर्थात इसके कारण क्या क्या प्रभाव है इसके। तो देखो मित्रों इसका प्रभाव देखते हैं हम लोग। इसका प्रभाव, इसके कारण प्रभाव, तो देखो मित्रों इसमें पहला प्रभाव है वर्ष का बनना। इसके कारण क्या होता है मित्रों, वर्ष का बनना, अर्थात ये परिक्रमण गति लगभग 365 दिन में पूर्ण होती है। तो अर्थात हम लोग ये मानते हैं कि एक बार पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने की अवधि है वो 365 दिन है, तो एक वर्ष का निर्माण हो रहा है इसके कारण से। इसके बाद में मित्रों दूसरा प्रभाव है इसका, दूसरा प्रभाव क्या है मित्रों इसका, दिन व रात की अवधि में परिवर्तन। अर्थात मित्रों हम लोगों ने परिभ्रमण या घूर्णन गति के अंदर देखा था कि उसके अंदर दिन व रात का निर्माण हो रहा था, जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात ये जो परिक्रमण गति है इसके कारण कभी दिन किसी जगह बड़ा होता है, किसी जगह रात छोटी होती है, और कहीं पर रात बड़ी होती है, कहीं पर दिन छोटा होता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है मित्रों, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण हो रहा है। और इसके बाद में तीसरा है मित्रों ऋतु परिवर्तन, यानी इसका तीसरा प्रभाव क्या है मित्रों, ऋतु परिवर्तन। अर्थात इसके कारण ऋतु में परिवर्तन हो रहा है।
अब सबसे पहले देखो मित्रों, दिन व रात की अवधि में कैसे परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले मित्रों, जैसे मैं आपको एक चित्र बना के समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है मित्रों, ये हमारी पृथ्वी है। EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी। इसके बाद में देखो मित्रों, इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ये हमारा सूर्य है। ये हमारा क्या है मित्रों, सूर्य है, SUN, सन यानी सूर्य। अब ये क्या है मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके बाद में मित्रों, ये यहाँ पर एन का मतलब उत्तरी अक्षांश, एन का मतलब क्या है मित्रों, उत्तरी अक्षांश, यानी नॉर्थ। उत्तर को अपन किससे लिखते हैं, नॉर्थ से। तो समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में मित्रों 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसको समझने के लिए अपन क्या लिखेंगे, 23.5 डिग्री एन। इसके बाद में मित्रों फिर यहाँ पर लिखता हूं मैं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एन। और मित्रों यहाँ पर फिर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे हम लोग, तो दक्षिणी गोलार्ध को या दक्षिण को अपन साउथ के नाम से जानते हैं। दक्षिण को किस नाम से जानते हैं, साउथ के नाम से अंग्रेजी में। तो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये, तो इसको हम लोग यहाँ पर एस से लिख देंगे। इसके बाद में मित्रों 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, तो इसको भी अपन एस के नाम से लिख देंगे। तो मित्रों ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर 2 तारीख आती है, एक तो 21 मार्च, एक तो 21 मार्च व 23 सितंबर को, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य के प्रकाश की किरणें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी आती है, और इस कारण से इस दिन विषुवत रेखा के ऊपर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और ये जो घटना होती है मित्रों, इसको हमारे भूगोल के अंदर कहा जाता है विषुव। विषुव क्या कहा जाता है मित्रों, विषुव। इसके बाद में मित्रों ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसका दूसरा नाम क्या है मित्रों, कर्क रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों, कर्क रेखा। तो देखो मित्रों ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर लगभग जैसे 21 जून, लगभग क्या है, ये तो कंफर्म ही है, 21 जून को सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी आती है। तो मित्रों 21 जून को, 21 जून को, अब देखो इसका क्या क्या प्रभाव होगा। अब ये 21 जून को जब सूर्य के प्रकाश की किरणें कर्क रेखा के ऊपर आएंगी, तो इस दिन मित्रों सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध के अंदर देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में इसके प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो मित्रों उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी की ऋतु होगी। क्या होगी मित्रों, गर्मी की ऋतु होगी। इसके बाद में मित्रों ये जो 21 जून है, तो यहाँ पर 21 जून को जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। यहाँ पर क्या होगा मित्रों, सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। और इस दिन यहाँ पर सबसे छोटी रात होगी। क्या होगा मित्रों, सबसे छोटी, ये छोटी यहां लिख देता हूं मैं, तो यहां पर क्या होगा, सबसे छोटी रात होगी। और मित्रों ये 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, इस दिवस को हमारे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और ये 2015 से प्रारंभ हुआ है, उससे पहले नहीं मनाया जाता था। इसके बाद में मित्रों देखो आगे, अब ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, या इसको अपन मकर रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों, मकर रेखा। अब देखो मित्रों ये तो हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध के संबंध में पढ़ लिए, उत्तरी गोलार्ध के संबंध में इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। अब दक्षिणी गोलार्ध के संबंध में अगर 21 जून को ही देखें अपन, भाई 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो मित्रों, एक तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे गर्मी की ऋतु है, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगा मित्रों, सर्दी की ऋतु है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन है
तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। ये परिवर्तन है मित्रों। और इसके अलावा देखो मित्रों, ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यहां तक तो सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, लेकिन इसके बाद में 21 जून की स्थिति बता रहा हूं मित्रों। तो 21 जून को अगर सूर्य के प्रकाश की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर आ रही है, तो ये 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इससे नीचे की तरफ 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मित्रों ये मानो सूर्य के प्रकाश की किरणें बहुत ही कम मात्रा में आ पाएगी, और इस कारण से 6 महीने की यहाँ पर क्या होगी मित्रों, रात होगी। यहाँ पर क्या होगी मित्रों, 6 माह की रात होगी, 6 माह की रात होगी। इसके अलावा मित्रों, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी आ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर मित्रों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो एरिया है, यहाँ पर क्या होगा मित्रों, 6 माह का दिन होगा। अर्थात सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी आती रहेंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 महीने तक दिन रहेगा और यहाँ पर 6 महीने तक रात रहेगी, यानी सूर्य के प्रकाश की किरणें 66.5 के बाद में बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाएगी। इसको अपन दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। इसके बाद में मित्रों हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है या ये मकर रेखा है, इस दिन यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें 22 दिसंबर को आएंगी। कब आएंगी मित्रों, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को सूर्य के प्रकाश की किरणें आएंगी, तो हम लोग वैसे मैं आप लोगों को दोनों को ही प्रभाव बता रहा हूं, लेकिन हम लोग जैसे उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो परिवर्तन होंगे ना, वो परिवर्तन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे मान लो सूर्य के प्रकाश की किरणें यहाँ पर आ रही है 22 दिसंबर को, तो इस दिन क्या होगा मित्रों, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो आप लोग खुद दिमाग लगा के देखो कि जब दिसंबर का महीने आता है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दियां होती है। क्या होता है मित्रों, सर्दियां होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इस टाइम पे गर्मियां होगी। इसी कारण से मित्रों जो क्रिसमस का त्योहार है, 1 मिनट में पानी पी लूं। जो ईसाई धर्म के लोग हैं, वो जो क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर गर्मियों में मनाया जाता है, जबकि वही क्रिसमस का त्योहार अपने भारत देश में या उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दियों में मनाया जाता है, क्योंकि अपने दिसंबर महीना सर्दियों के अंतर्गत ही आता है मित्रों। तो इसमें देखो मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य के प्रकाश की किरणें मकर रेखा पर होंगी, तो यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होगी, और यहाँ पर इस दिन सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, और यहाँ पर सबसे छोटी रात होगी। और मित्रों जिस प्रकार से वहां पर 6 महीने का दिन हो रहा था 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर 22 दिसंबर के बाद में यहाँ पर 6 महीने का दिन होगा, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दियां होंगी, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दियां होंगी, और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसके बीच में 6 महीने की रात होगी। अब इस चीज को मित्रों आप लोग, एक चित्र बता रहा हूं मैं आपको, इस चित्र के माध्यम से और समझ लो। तो देखो मित्रों, ये देखो मित्रों, जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए हमारी पृथ्वी, देखो मित्रों, हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, वो यहाँ पर देख लो मित्रों, ये जो 21 जून को सूर्य के प्रकाश की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा पर आती है, तो इसको अपने भूगोल की भाषा में बोलते हैं मित्रों, इस स्थिति को उत्तरी अयनात। क्या कहते हैं मित्रों, उत्तरी अयनात। तो वो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरी अयनात किस तिथि को होता है या किस तारीख को होता है, तो आपको क्या याद रखना है मित्रों, 21 जून को होता है। और 21 जून को अगर सूर्य के प्रकाश की किरणें कर्क रेखा पर होंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में निश्चित रूप से गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सर्दियां होंगी। इसके बाद में मित्रों देखो आगे, ये जो 22 दिसंबर को सूर्य के प्रकाश की किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा
अर्थात मकर रेखा के ऊपर आ रही है। तो इस दिन अपने ये जो स्थिति है इसको हम लोग दक्षिणी अयनात, क्या कह सकते हैं मित्रों, इसको दक्षिणी अयनात। और मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर और बताऊं कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इन रेखाओं को अयन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों इनको? अयन रेखा। ये याद रखने वाली चीज है। क्या कहा जाता है मित्रों इनको? अयन रेखा। इसके बाद में मित्रों मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसके परिणाम स्वरूप ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा मित्रों? तो जैसे देख लो आप लोग, ये जैसे देखो मित्रों, ये क्या है, 21 मार्च, 21 मार्च। तो 21 मार्च देखो मित्रों, यहां पर ये विषुवत रेखा परिस्थिति है। तो इसको मित्रों एक बार वापस मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा इस चीज को। जैसे मान लो ऋतुओं में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो मित्रों ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे इसमें क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है मित्रों? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या इसी का दूसरा नाम है मित्रों भूमध्य रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? भूमध्य रेखा। इसके बाद में मित्रों ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या है मित्रों? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? कर्क रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है? कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इसी का दूसरा नाम है मित्रों मकर रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? मकर रेखा। तो देखो मित्रों, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पर सूर्य की स्थिति होती है मित्रों, एक तो 21 मार्च को, एक तो 21 मार्च को, वह 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। इसके बाद में मित्रों ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें 21 जून को सीधी आती है। और इसके बाद में मित्रों ये जो मकर रेखा है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें 22 दिसंबर को सीधी आती है। तो मित्रों इसको आप लोग इस प्रकार से समझो कि जैसे मान लो ये मार्च है, 21 मार्च, तो 21 मार्च से हम लोग 21 जून की तरफ जाएंगे। तो मित्रों मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऋतु का निर्माण हो रहा है मित्रों? ग्रीष्म ऋतु का। यहाँ पर किस ऋतु का निर्माण हो रहा है मित्रों? ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु के बाद में देखो मित्रों, जून के बाद में हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो मित्रों, एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु का निर्माण हो रहा है। कौन सी ऋतु का निर्माण हो रहा है मित्रों? वर्षा ऋतु का निर्माण हो रहा है। इसके बाद में मित्रों देखो, सितंबर के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे शीत ऋतु का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। कौन सी ऋतु का निर्माण हो रहा है मित्रों? शीत ऋतु का निर्माण हो रहा है। और इसके बाद में मित्रों दिसंबर के बाद में सर्दी थोड़ी कम पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी यहाँ पर कौन सी ऋतु आ जाएगी मित्रों? बसंत ऋतु। तो कहने का मतलब देखो मित्रों, ये जो ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है वो भी बिल्कुल इस प्रकार से हो रहा है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, उस परिक्रमण गति के कारण जो सूर्य के प्रकाश की किरणों के अंदर जो उनकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, उससे ये डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो मित्रों मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो हमारी परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति जिसको कि हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं, तो इसके कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न हो रहे थे। पहला प्रभाव था इसका वर्ष का बनना,
दूसरा प्रभाव था मित्रों दिन व रात की अवधि में परिवर्तन। तो दिन और रात की अवधि में परिवर्तन मैंने आप लोगों को बताया ही कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें 21 जून को 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर होती है, तो यहाँ पर इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। जबकि इसी दिन अगर हम लोग दक्षिण गोलार्ध में जाकर के देखें तो वहां पर 6 महीने का दिन भी हो रहा है, सॉरी 6 महीने की रात भी हो रही है, अर्थात वहां पर दिन की अवधि छोटी है और उत्तरी गोलार्ध की तरफ दिन की अवधि बड़ी है। इसके बाद में मित्रों जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के ऊपर आती है, तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिन की अवधि बड़ी होती है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन की अवधि छोटी होती है। तो अर्थात ऋतुओं में भी परिवर्तन हो रहा है, दिन की अवधि में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने मित्रों इसके अंदर पढ़ ली। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि जैसे अपने मित्रों एक शब्द आता है प्रदीप्ति व्रत। कौन सा शब्द आता है मित्रों? प्रदीप्ति व्रत। तो मित्रों ये जो प्रदीप्ति व्रत है इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है मित्रों? सूर्य है। और इस सूर्य से जो सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी की तरफ आती है, ये सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर एक वृत्त खिंचा हुआ है जो कि इस तरफ वाले भाग में तो क्या कर रहा है? दिन कर रहा है। इस तरफ वाले भाग में तो दिन की अवधि है और इस वाले भाग में रात की अवधि है। तो कहने का मतलब प्रदीप्ति व्रत की हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह व्रत जो पृथ्वी को दिन और रात की अवधि में विभाजित करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्ति व्रत। तो मित्रों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे इसको और इसके बाद में हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका। और मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो इन क्लासों को या किराड़ू क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।